सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 एवोल्यूशन का पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, हार्डी विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे बच्चे, जिन्होंने एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दी थी, है ना, जो क्या करती थी, एवोल्यूशंस को प्रिवेंट करती थी। ठीक है बच्चे, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है किसके बेस्ड है कि एवोल्यूशंस को कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट एवोल्यूशन। मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन ही एक कांस्टेंट है जो चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा, तो व्हेन द प्रिंसिपल डिस्टर्ब लीड्स टू वेरिएशन, जब ये प्रिंसिपल डिस्टर्ब होता है बच्चे तो क्या होगा, एवोल्यूशन होगी। इफ़ प्रिंसिपल फॉलोड देन देयर विल बी नो एवोल्यूशन। अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के कैरेक्टर या स्टेटमेंट हम लोग फॉलो करते हैं तो एवोल्यूशन नहीं होती है। इफ प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड देन देयर विल बी एवोल्यूशन इन आवर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। डन। अब क्या प्रिंसिपल हैं बच्चे हार्डी विनबर्ग के, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ कंसिडर, मतलब सिलेक्शन नहीं करनी है, ग्रुप्स नहीं बनाने, सारी पॉपुलेशन को एक साथ कंसिडर करना है। ठीक है, लाइक जैसे रिप्रोडक्शंस के लिए, लाइक जैसे हम कोई एनिमल ब्रीडिंग के लिए, तो सारी पॉपुलेशन को कंसिडर करना है। दूसरा, एवरी ऑर्गेनिज्म टू गिव्स इक्वल चांस ऑफ रिप्रोडक्शन, और सभी ऑर्गेनिजम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो रिप्रोड्यूस करें। सिलेक्शन बेस्ड और यील्ड बेस्ड नहीं होना चाहिए बच्चे, है ना। बेनिफिट के बेस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करें वो गलत हो जाएगा। अगर आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखना चाहते हैं उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को, तो आपको एक ये करैक्टर और एक ये करैक्टर फॉलो करना पड़ेगा। देन रैंडम मेटिंग नॉट सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन नहीं करनी है, हर ऑर्गेनिज्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है रिप्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देयर शुड बी नो माइग्रेशन, माइग्रेट नहीं करना है, उससे जीन फ्लो हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे अंदर एवोल्यूशन हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये चार स्टेटमेंट जो है ये फॉलो करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि अगर पॉपुलेशन फॉलो करती है ये एबोव वाले चार करेक्टर, तो उससे एवरी जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम रहेगी बेटा, है ना। इफ़ देयर आर ओनली 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट्स इन अ पॉपुलेशन देन लेट्स एज्यूम जीन हैव 2 एलील्स, है ना। अगर हमारे पास क्या है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है तो उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, मानो ये जीन ए है और उसके ये 2 टाइप के एलील्स हैं। If large number of population should be there, random mating and no migration. Follow Hardy Weinberg principle, है ना। Population have one gene, 2 alleles, the occurrence of frequency is always same. ठीक है बेटा, अब इस एलीलिक फ्रीक्वेंसी में हम बोल रहे हैं कि जो कैपिटल A वाली पॉपुलेशन है और स्मॉल a वाली पॉपुलेशन 70/30 जो है ये ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी अगर एवोल्यूशन नहीं होगी, है ना। अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी एलीलिक फ्रीक्वेंसी की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। द प्रोसेस बाय विच वेरिएशन अपीयर एंड न्यू स्पीशीज आर फाउंड, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बच्चे हमारी पॉपुलेशन में कोई डिविएशन आती है ना, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कोई डिविएशन होता है, चेंज, है ना, तो एवोल्यूशन होगी। या डिफरेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस जो होती हैं जैसे नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, ये क्या है बच्चे, इनसे न्यू स्पीशीज़ बनेगी। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने। अब हम देखते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने और ये पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटिंग, पैनमिक्टिक मेटिंग क्या होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म शुड हैव इक्वल चांस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं करनी है, पैनमिक्टिक मैटिंग करनी है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म को चांस देना चाहिए रिप्रोड्यूस करने। जैसे माइग्रेशन, देयर शुड बी नो एवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन और लार्ज स्केल माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आप नहीं करोगे तो भी हमारी पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल क्या है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अंडर सर्टन कंडीशन। जैसे आपके पास ये जीन है और इसके ये 2 एलील्स हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ए जो है ये P से रिप्रेजेंट होता है और स्मॉल a जो है वो Q से रिप्रेजेंट होता है। तो P को हम कैपिटल A कहते हैं, ये डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, और Q जो है वो स्मॉल a है, उसको हम लोग रिसेसिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
तो P प्लस क्यू 70 प्लस 30 इक्वल टू 100, तो 101 के बराबर हो गया बच्चे। ठीक है, तो अभी तक क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी 70 एंड 30 इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बट कब तक, जब तक हमारे किस में चेंज नहीं आ रहा बच्चे, जब तक हमारे जीन पूल में माइग्रेशन नहीं आ रही है, जीन पूल चेंज नहीं हो रहा है, तो तब तक P प्लस क्यू इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे, दीज चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी आर सिग्निफिकेंट इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशन। तो इसके वेरिएशन के लिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये क्या है बच्चे, ये डिस्टर्ब होना इम्पॉर्टेंट है। विच आर रॉ मटेरियल फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जितनी भी एवोल्यूशन है उसका रॉ मटेरियल क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ना। ऑर्गेनिक जितना भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है बच्चे वो प्रोड्यूस करती है वेरिएशंस। देखो, एनी डिविएशंस फ्रॉम वन आर मोर ऑफ दिस कंडीशन विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग एलिलिक फ्रीक्वेंसी। मानो 70-30 है तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, 69 और 31 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेंजिंग द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ। ठीक है, तो क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल है बच्चे जिसमें एक्सप्लेन की है जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। देखो, जीन पूल जो है शुड रिमेन कांस्टेंट और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट। बट कब तक, जब तक हमारा P प्लस क्यू 1 के बराबर है। P क्या बच्चे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी जिसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। Q क्या है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स, है ना बच्चे, अभी देखा हमने। तो P मतलब हम कैपिटल A या कैपिटल T P स्क्वायर प्लस 2PQ, ए कैपिटल T स्मॉल t, बट 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, प्लस Q स्क्वायर जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। ये जो है बच्चे देखो यहाँ पर क्या क्या है, 2 इंटू जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, P डोमिनेंट है और Q क्या है, रिसेसिव, प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये सिंपल इक्वेशन है आपकी हार्डी-विनबर्ग की। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, दोनों में जो है हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी में अभी कोई चेंज नहीं आया। देखो अब इसको हम समझते हैं, जैसे P स्क्वायर है तो इसको हम जब पुनेट स्क्वायर से देखते हैं तो P को हम T से देख रहे हैं। ठीक है, कैपिटल T मतलब P स्क्वायर, 2PQ, एक T कैपिटल और स्मॉल t क्या आ गया, Q, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। Q स्क्वायर मतलब स्मॉल t का स्क्वायर, है ना बच्चे। ठीक है, अब देखो ये पुनेट स्क्वायर में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो कैपिटल T स्मॉल t कितने आ गए, 2 आ गए, तभी 2PQ बोला है बच्चों। ये कैपिटल T एक स्मॉल t। देखो अब आपने याद रखना है कि कैपिटल T P को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल t Q को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू पुनेट स्क्वायर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइप, मतलब कैपिटल T PP, कैपिटल T स्मॉल t PQ, स्मॉल t क्या आएगा आपका, QQ आएगा। What is the genotypic frequency of every genotype? What is the frequency of every genotype? तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी तक एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आई है, ना फिनोटिपिक चेंज ना जीनोटिपिक। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इज P एंड स्मॉल a इज Q, देन द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई इक्वेशन। तो ऐसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे बच्चे इक्वेशन में, और अभी भी जब तक 1 आ रहा है तो कोई चेंज नहीं आई है। अब देखो बच्चे, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है कैपिटल A P को रिप्रेजेंट करता है 70%, 0.7%। अगर उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.7% आएगा। और स्मॉल a Q को रिप्रेजेंट करता है, ये कितना 30% आ गया, परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.3, तो P प्लस Q इक्वल टू 1। ठीक है, अब जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर हमने निकाली तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे, P स्क्वायर मतलब TT का स्क्वायर, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। 2PQ मतलब 2 और कैपिटल T स्मॉल t Q, कैपिटल T P और 2 फॉर्मूले का। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल T स्मॉल t क्या है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल T होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल t होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है बच्चे, देखो स्मॉल टी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। अब समझो बच्चे, ये नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो बच्चे होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए क्या है, कैपिटल T, तो ये P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 T हैं, तो P स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, है ना। 0.7 हमने क्या निकाला बच्चे,
0.7 हमारा 70 का परसेंटेज आया है ना, 70 का 0.7, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 0.49%, ठीक है बच्चे। 0.7 होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी मतलब पी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पी स्क्वायर है ना हमारे पास, तो 0.7 70 का परसेंट, इसका स्क्वायर करेंगे 0.49। अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का देखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2pq को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 फॉर्मूले का आ गया p 0.7 इंटू q 0.3 इक्वल टू 0.42, कितना आया 0.42, मल्टीप्लाई करो सर। इफ़ इट कन्वर्ट इन परसेंटेज दैट इज 40%, 0.42%। समझ आ रही है बच्चे आपको बात? 0.2 मतलब 42%। ये ऑप्शन थे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। व्हाट इज़ द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव? तो आपको पता है बच्चे, एक 70 था डोमिनेंट और 30 था रिसेसिव, तो परसेंटेज में लिखेंगे 0.3%। तो क्यू स्क्वेयर है ना, रिसेसिव क्यू स्क्वेयर है, तो 0.3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9% या 0.9। टोटल जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल करो बच्चे कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमें पता है बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0.49, ये कितना है 0.42, ये कितना है 9%। ये सारा टोटल करोगे बच्चे, ठीक है, ये सारा टोटल करोगे तो आपका 100% आ जाएगा, आ जाएगा 100% आ जाएगा, तो 1 के बराबर ही, ठीक है बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी? तो टोटल परसेंटेज सिर्फ डोमिनेंट की अगर हम देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वेयर, ये पी स्क्वेयर को रिप्रेजेंट, 2pq रिप्रेजेंट 49%, 0.7 का होल स्क्वायर 49%, और 2pq कैसे, p कितना बचे पी स्क्वेयर, तो एक p कितना है, एक p कितना आएगा बच्चे 0.7, 49 प्लस q कितना है, q कितना बच्चे p 49 आ गया, और आपका q कितना आ गया बेटा 0. देखो बच्चे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, इससे पहले आप क्या देख रहे हो होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट की 49, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में मान के चलो कि बच्चे हमारे पास क्या है ये 2pq, तो 2 इंटू पी कितना 0.7, q कितना 0.3, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 आएगा। तो अगर परसेंटेज में काटेंगे तो 42% आ जाएगा, अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आ जाएगा 42% आ जाएगा। तो टोटल जब बच्चे हम निकालते हैं, टोटल जब हम निकालते हैं व्हाट इज़ द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ये रिसेसिव, ठीक है, ये रिसेसिव आ गया बच्चे 0.09, 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर है 9%। टोटल जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी 49, 42 और 9, तो 100% है। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी? तो टोटल डोमिनेंट, ये वाला क्वेश्चन था अभी तक हमारा। तो टोटल डोमिनेंट कैपिटल टी की कितनी आ गई 49, ठीक है 49%, और कैपिटल टी स्मॉल टी की मतलब पी और क्यू की, बट 2pq है ना बच्चे, 2pq पी स्क्वायर प्लस 2pq, तो 2pq 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 7 की दूने बता ली 42%, तो 49 इक्वल टू 91%। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 91। तो ये कहा जा रहा है बच्चे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू दिस जीन पूल रिमेन constant, all three statement followed, no evolutions, ठीक है, but this theory practically not possible. What is the factor responsible for disturbing the Hardy-Weinberg principle? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब होगा, जिससे एलीलिक फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आएगा? नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे म्यूटेशन लिख लेना बच्चे, फिफ्थ जो है आपका क्या है म्यूटेशन है, फिफ्थ क्या है बच्चे म्यूटेशन है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन नहीं करनी है, अगर करोगे तो एवोल्यूशन होगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, माइग्रेशन, चेंज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन। देखो चेंज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी मतलब अगर 70% कांस्टेंट था तो 69 हो गया तो चेंज हो गया, 30 था तो 25 हो गया तो चेंज हो गया। एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आने को ही हम लोग क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्डी-विनबर्ग
प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना, कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताना बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।